गुड मॉर्निंग नाजरीन, सत श्री अकाल, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त वहीद जिलानी। आज का ताज़ा शुमारा महकती सुबह प्रोग्राम का लेके आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम सुबह सुबह शौहरे आफाक दुनिया भर में मशहूर डल झील के किनारे बैठे हैं आपकी सुबह महकाने के लिए एक ख़ास शख्सियत के साथ। नाजरीन, आज हमारी शख्सियत जो है इस प्रोग्राम में, जिन्होंने हमारी दावत कबूल की है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। जम्मू कश्मीर के आर्ट कल्चर में एक बहुत बड़ा नाम, फिल्म मेकर हैं, थिएटर करते हैं, एक्टिंग करते हैं और इसके साथ साथ हमारा आर्ट कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। मेरी मुराद है जनाब मुश्ताक अली अहमद ख़ान साहब से। मुश्ताक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपने बिज़ी शेड्यूल में से और हमसे बात करने के लिए यहाँ पे आए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका वहीद साहब कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस प्रोग्राम में आऊँ। सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, जूले और अस्सलामु अलैकुम कहता हूँ और आपका भी शुक्रिया। और एक और बात जो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ जब से न्यूज़ 18 जो है 24 घंटे का हो गया है जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। मैं इस चैनल को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं और जो नाजरीन हैं हमारे इन दो यूटी और एक स्टेट की, उनको भी इस्तकबाल करता हूं। और जो चैनल के चलाने वाले हैं, छोटे से बड़े, सब जो स्टाफ हैं, जो टेक्निकल लोग हैं, या आप वहीद साहब, आप सबको मुबारक और बेस्ट विशेस। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मुश्ताक साहब, जब भी हम कोई शख्सियत को इस प्रोग्राम में बुलाते हैं, क्योंकि ये इस प्रोग्राम की व्यूइंग बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे स्टेट्स में देखा जाता है, आप लद्दाख, जम्मू कश्मीर या दुनिया भर में जहाँ भी लोग देखना चाहें, हम हर शख्सियत को उनसे मुतारफ़ करते हैं। पहले हम जानना चाहेंगे, आपकी इब्तिदाई तालीम के बारे में जानना चाहेंगे और आपका बचपन कहाँ से गुज़रा, आप पैदा कहाँ हुए, हमारे नाज़रीन को प्लीज़ शेयर करें आप। जी, मैं इतना बताऊं कि मैं एक शख्सियत नहीं हूं, मैं एक सादा सा इंसान हूं, एक छोटा मोटा आर्टिस्ट हूं, कश्मीर में रहता हूं। शख्सियत होना बहुत बड़ी बात है, अभी मैं उस लायक नहीं हूं। जनाब, मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई है और श्रीनगर के मोहल्ला शहीदगंज में हुई है। उसके बाद हम कुछ देर के बाद ही वहाँ से शिफ्ट होके जवाहर नगर आ गए। तो मेरा ज़्यादातर वक्त जो है स्कूल का, कॉलेज का और यूनिवर्सिटी का जवाहर नगर में ही गुज़रा। और मैं पढ़ा हूँ, छोटे मोटे स्कूल को छोड़ के बाद में डीएवी स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है मैट्रिक तक। उसके बाद अमर सिंह कॉलेज और उसके बाद मुझे फ़ख्र है अपनी कश्मीर यूनिवर्सिटी से, जिसने मेरी जो नशोनमा है, जो मेरी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का बहुत बड़ा काम किया है कश्मीर यूनिवर्सिटी ने। और वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मौका, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म्स मिले और एक अच्छा खासा वो मौका मिला अपने आर्ट कल्चर को और पढ़ाई को और अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करने का। जी मुश्ताक साहब, आप हमारे आर्ट कल्चर से कब जुड़े, या यूं कहूँ मैं, आपने शुरुआत किस शोबे से की? हाँ। जब आप आर्ट कल्चर से जुड़ गए तो पहले शुरू में आप किससे शुरुआत हुई? ये बड़ा आपको अजीब लगेगा सुन के कि मैं स्कूल तक तो थोड़ा बहुत ऐसे गाने गाता था जिसको बाथरूम सिंगर कहते हैं। घर में कभी रेडियो के साथ गाना वगैरह चला। एक ख़ास शुरुआत मेरी हुई जब मैं एनसीसी कैंप, हमारा दिल्ली में एक रिपब्लिक डे कैंप होता है जी, तो उसके लिए मुझे चुना गया एनसीसी के थ्रू। तो वहाँ पे कल्चर प्रोग्राम होते हैं शाम को। अब मुझे पता नहीं था गाना क्या है, या उनको तब एक्शन सॉन्ग बोलते थे। जी जी जी, हल्का फुल्का डांस होता था उसमें। जी जी। तो मैं छोटा था, 12-13 साल की मेरी उम्र थी। तो उन्होंने बोला कौन गा सकता है, मैं कहा मैं भी गा लूँगा। तो वहाँ पे मुझे थोड़ी सी, बच्चा ही था मैं, लेकिन मुझे जो एनकरेजमेंट मिली वो बहुत ज़्यादा मिली। और दिल्ली के हमारा वो वहाँ पे कैंप बहुत बड़ा होता है, तमाम रियासतों के बच्चे आते हैं, एक बहुत बड़ा कैंप होता है दिल्ली में। तो उसमें मुझे मौका मिला 2-3 बार स्टेज पे गाना गाने का, और एक्शन सॉन्ग करते थे हम, कश्मीरी ड्रेस पहन के, वो सब कुछ। तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था, पहला प्लेटफॉर्म था। तो सब ने मुझे एनकरेज किया, बच्चा बहुत अच्छा गाता है जी। अब मुझे ये भी नहीं पता था गाना क्या होता है। बीच में मैं सांस छोड़ता, नहीं ये सांस करता ना, इसको कंटिन्यू कर। तो पता नहीं मुझे, मैं ऐसे बचपने में गाता रहा। फिर मैं वापस आया तो मेरी मुलाकात हुई यहाँ सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन में। कुछ आर्टिस्ट थे हमारे बहुत सीनियर, उनमें
मरहूम नूर मोहम्मद साहब थे, मुजीब साहब वो अभी भी हैं, कात्यानी गंजू, लक्ष्मी और भी एक दो नाम थे, कृष्ण लंगू साहब थे। तो ये मुझे बच्चा समझ के खेलते थे मेरे साथ कि आ जा बच्चा बैठ गाना सुना जी। तो बड़े बड़े आर्टिस्ट, मैं इनके सामने मेरा वजूद क्या, मैं क्या और मेरा वजूद क्या। तो मैं लेकिन इनके साथ बैठता था, यहीं अपने जो रीगल चौक में वो बिल्डिंग है, सॉन्ग एंड डिवीजन का दफ्तर वहीं था। तो लेकिन मैं स्कूल से छुट्टी हो गया, कभी कभार वहाँ जाना मेरा शुरू हो गया। तो ये सब मेरे साथ बैठते थे, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आर्टिस्ट साज बजाते थे, मेरे साथ बोलते थे हाँ तुम गाओ। तो वहाँ मेरे गाने की शुरुआत हुई, तो इंटरेस्ट भी बढ़ा। वहीं बैठे बैठे मुझे एक दिन आया कोई, अपने वो दूरदर्शन में थे मजीद अर्जमन साहब जी, उनको दूरदर्शन के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट चाहिए था। तो कहने लगे इनको साउंड रहने वालों को कहते हैं वो कि कोई चाइल्ड आर्टिस्ट है क्या। तो बोला कि चीरा अच्छा, इसको ले जाओ, ये आर्टिस्ट है, ये ड्रामा करेगा। मुझे ड्रामा नहीं पता। तो बोले नहीं नहीं तू कर लेगा, तो जाओ। मजीद अर्जमन ने मुझे उंगली पकड़ के दूरदर्शन ले गए जी, और मिलाया सरोजनी वातल से, जी, जो आज सरोजनी रहना है। तो बोला ये मुझे कुछ नहीं पता। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट लिखवाया, बच्चों के प्रोग्राम में वो बच्चों के ड्रामे होते थे, छोटे छोटे स्किट्स। तो स्क्रिप्ट मैंने पहली बार लिखा, अपने डायलॉग, फिर वो क्यू वर्ड लिखो जी, ये लिखो जी, उसके डायलॉग के बाद तुम्हारा डायलॉग आएगा। किया मैंने। वहाँ पर भी अल्लाह का करम है कि मेरी अच्छी खासी पजीराई हुई, मैंने कंटिन्यू किया। तो आस्ता आस्ता म्यूज़िक मेरा पीछे हटता गया और ड्रामा चला जी। फिर एक वक्त आया, फिर मैंने रेडियो में प्रोग्राम किए, टीवी में किए, फिर ऑडिशन भी किए ड्रामा के, रेडियो भी, टीवी, तो चलता गया। इस दौरान बीच में मुझे जो म्यूज़िक का शौक़ था जी, वो तो था। तो मैं एक दिन किसी ने फिर मुझे कहा, बोला अगर सीखना है तो अच्छे उस्ताद से सीखो। और कश्मीर में उन दिनों पंडित शमुना सोपूरी जी थे। जी। बोला अगर सीखना है म्यूज़िक तो उन्हीं से सीखो। मैं गया, वो डीएवीपी स्कूल है हमारा वजीर बाग में, देव की आर्यापुत्री, वहाँ पढ़ाते थे और शाम को ट्यूशन भी लेते थे संगीत की। बिल्कुल। तो मैं वहाँ गया, मुझे याद है, तो वहाँ सिर्फ लड़कियाँ थी क्लास में, म्यूज़िक पढ़ा रहे थे उनको स्कूल के टाइम के बाद, जी जी, इवनिंग क्लासेस होती थी। तो मैं गया, मुझे सर म्यूज़िक सीखना है। वहाँ सब लड़कियाँ थी क्लास में बैठी हुई 30-40। तो मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ, उन्हें अंदर नहीं बुलाया, दरवाजे पे कहते हैं म्यूज़िक सीखना है। वो थोड़े कड़क मिजाज थे लेकिन कड़क होना उनका बहुत फ़ायदेमंद होता था हम स्टूडेंट्स के लिए। कहते उन्होंने कुछ अलाप सा एक हारमोनियम पे गाया, बोला तल से गाओ। मैंने दरवाजे पे ही उस चौकाट पे खड़ा हूँ, मुझे याद है, वहीं से मैंने वो अलाप दोहराया। दूसरा अलाप अब दोहराओ, मैंने दोहराया। बोला आहा। मैं हैरान कि इतना बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर मेरी अलाप पे आहा कर रहा है, तो मुझे नहीं समझ आई। तो बोला तू सुबह घर आ जा 6 बजे, वजीर बाग में ही रहते थे। तो जनाब मैं 6 बजे पहुंचा उधर। अच्छा, उधर क्या थी, 2-3 वहाँ पे जो बड़ी उनकी सीनियर शागिर्द थी, उनमें कैलाश मेहरा थी, किरण कौल थी। वो दोनों मुझे अच्छी तरह से जानती थी, लेकिन मैं वहाँ पे अलंकार क्या सारे गा रेगा माँ तो मुझे थोड़ी शर्म भी आई। मैं कहा यार ये राग पक्का कर रही हैं अपना और मैं इस अलंकार में हूँ। बिल्कुल। लेकिन किया, फिर पता नहीं क्या मेरी बदनसीबी हुई, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ कि मेरा आस्ता आस्ता उधर जाना कम हो गया। फिर थिएटर किया, फिर एक्टिंग नहीं की। लेकिन आज भी मुझे इस चीज़ का मलाल है कि मुझे म्यूज़िक कंटिन्यू करना चाहिए था, कम से कम वहीद भाई को टक्कर देता मैं। गर्ज मुश्ताक भाई, आपने दूरदर्शन से शुरुआत की अपने कैरियर की, जब आप थोड़ा सा जी लोग थिएटर से, रेडियो से टीवी आते हैं, मैं टीवी से शुरुआत की है। अच्छा जी। तो थिएटर का सिलसिला कब शुरू हुआ? थिएटर का चूंकि थोड़ा सा अंदाजा मुझे था कि ये बहुत टाइम लेता है जी, और मेरी माँ को, खासकर मेरी फैमिली में मेरी पढ़ाई की बहुत फिक्र थी। उन्होंने कहा अगर ये थिएटर में चला गया एक बार, उनको थोड़ा थोड़ा मेरी वो इंटरेस्ट का, मेरी वो टेंडेंसीज का समझ में आ गया था। उन्होंने कहा अगर ये थिएटर में गया ये पढ़ाई मुकम्मल नहीं करेगा। अच्छा। तो उन्होंने बहुत ज़बरदस्ती से मुझे रोका, टीवी से भी रोका, रेडियो से भी रोका, और बोला पहले तू पढ़ाई मुकम्मल कर ले। जी। मेरी माँ का ये कहना था अगर तू पढ़ लिख जाएगा, उसके बाद अगर खाकरों का काम भी करेगा मुझे शर्म नहीं होगी। क्या बात। लेकिन अगर तू पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कुछ भी करेगा, मुझे अंदर से मलाल रहेगा, मेरा बच्चा अनपढ़ रहेगा। बिल्कुल। कहा तू पढ़ ले, फिर जो मर्जी करना। और हकीकत में वही हुआ। उन्होंने ही मुझे ज़बरदस्ती पढ़वाया, ग्रेजुएशन करवाई, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करवाई। जब पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेरी हो गई, बोला अब फ्री है तू, जो करना है कर। उसके बाद मैंने थिएटर ज्वाइन किया फॉर्मली। अच्छा। उससे पहले यूनिवर्सिटी में भी मैंने कल्चर क्लब में काफ़ी काम किया, गज़लें भी गाई हैं वहाँ। अच्छा। और थिएटर भी किया यूनिवर्सिटी का। और 81 में मैं वहाँ का
कल्चरल सेक्रेटरी भी था। अच्छा। यूनिवर्सिटी के कल्चर जी, क्लब जी, का। जी। जी। तो लेकिन यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद मैंने फॉर्मली थिएटर ज्वाइन किया, पूरा 2-2 3-3 घंटे हर रोज़ देना, और उसके साथ साथ फिर टीवी भी रेगुलर शुरू हो गया, फिर रेडियो भी हो गया। जी। तो मैं कोई भी मतलब प्लेटफॉर्म छोड़ना नहीं चाहता था। अच्छा। और फिर अच्छे से काम तब से किया और आज तक ये सिलसिला चालू है। जी मुश्ताक भाई, आपके जो ड्रामे हैं, जो आपके थिएटर प्रोडक्शंस हैं, बहुत सारे लोग वाकिफ़ हैं उनसे। आपने रेडियो में भी काम किया, उसके साथ भी आप जुड़े रहे, लेकिन फिल्म मेकिंग का सिलसिला कब से शुरू किया आपने? जी, मैं एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर मैं आपकी करियर की शुरुआत कब से? जी हुआ यूं कि मैं आपको ये बता दूं कि मैंने नौकरी, सरकारी नौकरी भी की है 3-4 साल। तो जाहिर है रोजी रोटी का मसला तो होता ही है। जी जी। वो भी माँ बाप के कहने पे ही उन्होंने नौकरी करवाई मुझसे, माँ बाप नहीं करवाई। तो उसमें क्या हुआ कि अब नौकरी होती है, उसमें ट्रांसफर्स होती हैं। बिल्कुल। तो जब तक मैं श्रीनगर में था तो मैं तो बड़े मज़े में था, नौकरी भी बड़े मज़े से करता था। जी। और मैं कामचोर नहीं था, अच्छे से नौकरी में जो ड्यूटीज़ दी जाती मैं अच्छी तरह से निभाता। तो उसके बाद मैं टीवी, रेडियो, थिएटर सब कुछ करता था। लेकिन मेरी अचानक अफसरों ने मेरी ट्रांसफ़र जम्मू कर दी। ओके। और जम्मू तब आर्ट एंड कल्चर में इतना डेवलप नहीं था। नहीं, अच्छा। मैं 86-87 की बात करता जी हूँ। जी। तब वहाँ पे थिएटर भी इतना डेवलप नहीं था और दूरदर्शन तो था ही नहीं। तो मेरी ट्रांसफ़र हो गई जनाब। तो मैं गया 3-4 महीने, लेकिन मेरा मन नहीं लगा, क्योंकि कश्मीर में अपनी पूरी वो बहार जो है आर्ट एंड और वो कल्चर की, आपकी जो तलब, जी बिल्कुल, वो और उस पीक पे छोड़ के जाना, और जम्मू में मैं उदास रहने लगा 1-2 महीना। फिर मैंने सोचा मैं नहीं, अपनी रूह जिंदा है तो मैं भी जिंदा हूँ, रूह को मार के नहीं करना। सब सामान उठाया, मैं घर आ गया। माँ ने जब देखा पूरा सामान लेके आ गया, कहता आ गया, अब नहीं जाएगा ये। तो फिर मैंने खुदा हाफिज किया उस जॉब को, और फिर मैं पूरा फुल फ्लेज इसमें आ गया। अब जाहिर है थिएटर में तो कमाई है नहीं जी। रेडियो टीवी में थोड़ी बहुत फीस मिलती थी, उससे गुजारा नहीं होता था। तो फिर मैंने थोड़ा और कुछ काम करना शुरू किया। मैंने रेडियो में रेगुलरली न्यूज़ पढ़ना भी शुरू किया एज कैजुअल न्यूज़ रीडर। अच्छा। जी जी, मैंने 1 साल ये मैंने पहली बार सुना है। जी जी, मैंने न्यूज़ पढ़ी है और बड़ा एंजॉय किया मैंने न्यूज़ पढ़ने को, क्योंकि मैं चाहता था मैं ज़्यादा काम करूं ताकि मेरी वो जो नौकरी मैंने छोड़ी है वो कमाई मेरी कहीं से कंपनसेट हो। जी जी जी। न्यूज़ भी पढ़ी मैंने, अनाउंसमेंट के लिए, वो कैजुअल अनाउंसर के लिए ऑडिशन, तब बड़ा मुश्किल होता था, पहले रिटन टेस्ट, ऑडिशन, ये वो। और मुझे फ़ख्र है कि न्यूज़ में नईमा अहमद महजूर, विजय साकी, शबनम नहीं अपना शमशाद करालवारी, हम सब कैजुअल में इकट्ठे हमने पास किया है। अच्छा। हमने वो पास टेस्ट इकट्ठे किया है जी। तो फिर वो कंटिन्यू हो गए, तो मेरा इधर आ गया रुझान दूसरी तरफ। तो उन्हीं दिनों अब मैं चाह रहा था, मैं इधर उधर देख रहा था कि या कभी कुछ दोस्तों ने ये मशवरा दिया कि फिल्म यूनिट्स यहाँ आते हैं जी। ये मैं 87-88 की बात कर रहा हूँ, कि हम क्यों ना यहाँ पे इक्विपमेंट रखें उनके लिए, जैसे लाइट्स हैं, ट्रैक ट्रॉलीज हैं, कैमरा लाते हैं। तो उसमें 1-2 दोस्त जुड़े, कहने कि तुम थोड़ा मुतहरिक हो, एक्टिव हो, तो हम सामान लाएंगे, तुम इन फिल्म वालों से जुड़ो, तो उनके लिए हम काम करेंगे। तो वो भी चला सिलसिला। तो लेकिन मैं इस तलब में था कि अब थोड़ा कमाई का मेरा कोई सही जरिया बने। उन्हीं दिनों दूरदर्शन में प्राइवेट प्रोडक्शन की स्कीम खुलती है जी। तो मैंने वहाँ भी कोशिश की, प्रपोजल भरे। तो मैंने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे और आज भी देख रहा हूँ। तो वहीं पे क्या होता है, एक दिन के मेरे 3-4 प्रपोजल जो हैं वो रिजेक्ट हो गए। अच्छा। मुझे मलाल नहीं है रिजेक्शन का, क्योंकि जब तक रिजेक्शन नहीं होगी तब तक आपको सिलेक्शन का या उस कामयाबी का मज़ा नहीं मिलेगा, जब तक रिजेक्शन आपने देखी ना हो। जी जी। तो मेरे 2-4 प्रोजेक्ट्स 88-89 में रिजेक्ट हुए। तो 89 के एंड में मेरी एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री थी, वो अप्रूव हो गई जी। और एक के बाद दूसरी भी अप्रूव हुई। पहली थी मेरी पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ J&K, फिर थी डॉक्यूमेंट्री सांबा प्रिंट्स। लेकिन मेरे यार दोस्त थे वो हंसते थे, कहा तेरा डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं, तुम एक्टर हो तो तुम फिक्शन क्यों नहीं करते। तो मैं कहा फिक्शन ज़रा, क्योंकि बड़े बजट को होता था तो उसमें उन्होंने भी हौसला अफजाई दूरदर्शन वालों ने नहीं की। तो खैर मैं लगा रहा, डॉक्यूमेंट्रीज़ मैंने कोई 7-8 की तब तक। उसके बाद मैंने एक टेलीफिल्म का प्रपोजल दिया, वो बड़ी अच्छी कामयाब रही, फिर साल। तो उसमें रियाज गिलानी साहब थे, और भी 2-3 आर्टिस्ट थे, काजी फैज़ थे, रफ़ीक इशबरी ने लिखा था उसके। जी। तो अच्छा रहा। तो मेरा जो तजुर्बा था फिक्शन को डायरेक्ट करने का, प्रोड्यूस भी किया, डायरेक्ट भी किया, तो वो थोड़ा सा मुझे उससे भी हौसला अफजाई मिली, जबकि हमने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तब तक नहीं की थी। उसके बाद मैंने ट्रेनिंग्स की,
तो हमने, क्योंकि जब हम एक्टिंग करते थे तो हम अपने डायरेक्टर्स को डायरेक्ट करते हुए देखते थे, उनको ऑब्जर्व करते थे। सही है। तो उस ऑब्जर्वेशन से जितना हमने सीखा था वही हमने इस्तेमाल किया। बिल्कुल सही। उसके बाद मैंने 2-3 ट्रेनिंग्स भी करता रहा, और आज भी कहीं मौका मिले किसी वर्कशॉप में तो मैं जाने से शर्म नहीं करता, मैं जाता हूँ, सीखता हूँ। जी जी। क्योंकि सीखना है एंड तक। जी। मुश्ताक भाई, आपने प्रोडक्शंस का जिक्र किया, चंद एक प्रोडक्शंस का नाम बताइए जो आपने डायरेक्ट की हैं, जो हमारे नाज़रीन जान सके। जी जी। आपने नेशनल नेटवर्क के भी काम किया हाँ। है, लोकल के लिए भी काम किया, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने। मैं दूरदर्शन की बात कर रहा हूँ, अभी हम दूरदर्शन तक ही बात करेंगे, उसके बाद और भी आपसे जानेंगे। जी। तो कुछ चंद एक प्रोडक्शंस मैं आपको जो बताता हूँ। यादगार रहती हैं जिंदगी हाँ, में। एक तो यही फिरसाल थी जी। इससे पहले डॉक्यूमेंट्रीज काफ़ी की मैंने, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स पे एक सीरीज की थी डॉक्यूमेंट्रीज की, वो बहुत अच्छी रही। अच्छा। क्योंकि उसमें संतूर पे डॉक्यूमेंट्री की, रबाब पे की, सारंगी पे की, तुम्बकनारी पे, तो उसका एक अपना मजा था। क्योंकि डॉक्यूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को लेकर के, क्योंकि जो म्यूजिक का मेरा शौक था, बिल्कुल वो तलब भी पूरी होती गई, उसी का नतीजा है जी, ये। जी, आपने जी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जाहिर है उसमें फिर कभी कभी उन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल होता हुआ फोक म्यूजिक में, लाइट म्यूजिक में, यहाँ तक मैंने रेडियो के स्टूडियो में भी कुछ शॉट्स लिए, छकरी या दास्तान या जो भी हमारे जो असनाफ हैं फोक म्यूजिक के, जी, उनको, क्योंकि हम दिखाते थे कौन कौन सा जो साज है वो कहाँ बजता है। साज कश्मीर के लिए हमको सूफियाना में ला के ढूंढ के, तब बहुत कम था, आज तो आ गया है, तब बहुत मुश्किल से मुझे साज मिला था, उसको ला के हमने बजवाया, ताकि हम दिखा रहे थे कि इनकी अहमियत क्या है मौसीकी में। उसके बाद फिक्शन में सबसे पहला मेरा यही था, फिरसाल टेलीफिल्म थी। जी जी। वो कुछ लोगों को अभी तक याद है। उसके बाद मैंने एक बच्चों के लिए हिस्टोरिकल सीरियल किया था, गाश तारक। जी जी जी। उसमें बच्चों की कहानियां, सबक आमोज कहानियां, लेकिन उनको पिक्चराइज करके दादा अपने पोते को कहानियां सुनाता है। अच्छा। उस सुनाते सुनाते फिर वो पिक्चराइज करते थे। ओके। वो 10 एपिसोड थे, वो किए। उसके बाद मैंने एक और था, उसका नाम भी गाश कुछ ऐसे करके था, तो वो बच्चों का ही था। बच्चे पिकनिक जाते हैं, तो जिसमें आप ही ने मौसीकी दी थी, और कोई 5-8 गाने भी आपने ही तैयार किए थे। जी जी, गाए भी आपने थे और डायरेक्शन भी की। वो बहुत खूबसूरत गाने थे। मैं आपकी तारीफ मुंह पे नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आई वांट टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड। थैंक यू। तब मुझे ये भी मालूम है कोई हमारे पास प्रोफेशनल स्टूडियो कश्मीर में नहीं था जी। आपने बस वो कैसे मैनेज किया, जुगाड़ किया। मुझे याद है एक नॉर्मल से कमरे को आपने स्टूडियो बना के वो रिकॉर्ड किया, मुझे याद है, वो जवाहर नगर के एक मकान में। तो लेकिन उसमें जो मेलोडी थी उन गानों में जी, और आपने कितने प्यार से उनकी वो कंपोजिशनें बनाई, मुझे भूलता नहीं है आज भी। वो गाने में कभी कभी सुनता हूँ, तो कोई 7-8 गाने थे उस सीरियल में, तो बहुत अच्छे गाए। ये सिलसिला मुश्ताक भाई फिर नेशनल टेलीविजन तक भी जी जी अभी पहुंचेगा। हाँ। तो वो एक सीरियल किया। उसके बाद और 2-4, अब मुझे नाम याद नहीं आ रहे, लम्हों की खता, वो सीरियल भी किया। तो उसके बाद हम पहुंचते हैं नेशनल पे। वहाँ पे डीडी उर्दू में बड़ा कंपटीशन था, क्योंकि जो डीडी उर्दू के लिए उन्होंने जो लवाजमात रखी थी वो थोड़ी सख्त थी कि आपको अवार्ड वाला डायरेक्टर होना चाहिए, उसको इतने अवार्ड्स होने चाहिए, कैमरामैन इस लेवल का होना चाहिए। वो जाहिर है वो चाहते थे कि अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट मिले। बिल्कुल। तो मेरे कुछ साथी डर गए, तो उन्होंने क्या कहा, जो डायरेक्टर थे ऑलरेडी डायरेक्शन का काम करते थे, उन्होंने दूसरे डायरेक्टर्स हायर किए बॉम्बे से, इधर उधर से। तो मैंने कहा यार मैं इतने साल से डीडी कश्मीर में अपना भी डायरेक्शन किया, मैंने लोगों के लिए भी डायरेक्ट किया, तो आज मैं अपने लिए हायर करूं डायरेक्टर, तो थोड़ी शर्म की बात है। अच्छा। मैंने कहा जो होना सो होगा। मैंने उस प्रोडक्शन में, और गालिब पे सीरियल था। अच्छा। तो मैंने प्रोड्यूसर भी अपना नाम रखा, प्रोड्यूसर तो मैं था ही, डायरेक्टर भी मैं ही और रिसर्च भी मैं ही। ओके। मैं कहा होना होगा मेरे नाम पे होगा, नहीं होता तो ना हो। लेकिन मैं इतनी डायरेक्शन करने के बाद आज किसी डायरेक्टर को हायर करूं अपने लिए, तो मेरे लिए थोड़ी शर्म की बात है। जी जी। अल्लाह का करम, प्रपोजल अप्रूव हो गया। और बड़ी बात का गालिब जैसा टॉपिक जी। बाद में मुझे ये एहसास हुआ कि उस बजट में, लिमिटेड बजट था, उस बजट में गालिब क्रिएट करना, एक पीरियड क्रिएट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि पैसे की बात होती है, आप समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो जनाब 3 महीने लग गए उसका लोकेशन ढूंढने के लिए। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा पूरा इलाका, मोहल्ला में क्रिएट नहीं कर सकता था उस बजट में। मैं राजस्थान गया, मैं दिल्ली के आसपास जो हरियाणा के कुछ इलाके हैं पुराने, फरीदाबाद वगैरह, वहाँ की हवेलियाँ देखी, लेकिन एक हवेली मिलती थी, तो एक हवेली से मेरा काम चलता नहीं। मुझे चांदनी चौक क्रिएट करना था। ओके। 200 साल पुराना वाला। तो आज के चांदनी चौक में तो शूटिंग करना मुमकिन ही नहीं था।
रिसर्च की काफ़ी, तो अल्टीमेटली मुझे मेरे जो डायलॉग राइटर थे वो अमरोहा के थे, जी जी जहाँ के कमाल अमरोही भी है। जी जी जी। तो वो कहने लगे मुश्ताक साहब अमरोहा में, तो मैं कहा दूर है, यूपी में जाना है, तो कहने लगे एक बार आप वहाँ पे देख लें आके। देख लें। जनाब मैं गया, अमरोहा कोई 250-300 किलोमीटर है दिल्ली से। जी। लेकिन यकीन माने उसकी जो गलियां में मैं पहुंचा, अच्छा। मुझे बिल्कुल वो गालिब का जो माहौल था चांदनी चौक उस वाला वक्त का। जी, जो 2 साल, क्योंकि अमरोहा में बहुत ज़्यादा नवाब लोग रहा करते थे 47 से पहले जी। और उनमें एक मेजॉरिटी जो है लोगों की वो माइग्रेट कर चुके हैं पाकिस्तान को। जी जी तो उनकी ज़्यादातर हवेलियाँ खाली पड़ी हुई थी। जी जी। वो मेरे लिए फ़ायदा था कि मान लीजिए कोई कहता थी मेरे चाचा की हवेली है, चाचा कहाँ है, वो माइग्रेट हो गए पाकिस्तान, ये मेरे फूफा की है, ये मेरे मामा की है, तो वहाँ एक जो रहता था मालिक, उसके साथ 2-3 हवेलियाँ उनकी खाली पड़ी होती थी। अच्छा। और गलियां आप यकीन मान रहे हो, जिनको हम वो बारीक वाली वो ईंटें होती है ना, जी जी। जो कश्मीर में महाराज शेर बोलते हैं, जी जी जी। वो बारीक वाली पुरानी वो ईंटों के बने हुए, और उन ईंटों पे काई चढ़ी हुई और काई में कहीं कहीं घास निकला हुआ, मुझे वही चाहिए था। जिन गलियों में मैं गुजरा, मैं कहा मुझे एज इट इज चाहिए। जी जी। फिर एक हवेली हमें मिल गई जो खाली पड़ी थी और थोड़ी सी खस्ता हालत में थी, और मुझे एग्जैक्टली गालिब का घर वही चाहिए था। जी। फिर हमें 2-3 हवेलियाँ और भी मिल गई जहाँ वो शिफ्ट करते हैं गालिब साहब अपना घर, वो काले शाह की हवेली में, तो वो हवेली हमने दूसरी दिखाई। तो वहाँ आपने ये सीरियल शूट जी, किया। और वहाँ मुझे कल्चर या वो प्रॉपर्टीज चाहिए होती थी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं रही। जी जी। क्योंकि वहाँ पे उस वक्त भी नवाब रहते थे, आज भी रहते हैं। जी। तो एक छोटा सा किस्सा सुनाऊं तो। मुश्ताक भाई आपका किस्सा ज़रूर सुनेंगे, लेकिन यहाँ हमारा वक्त हुआ चला है एक छोटे से ब्रेक का। जी जी जरूर। ब्रेक के बाद आपसे एक किस्से भी सुनेंगे और भी बहुत सवालात आपसे पूछने हैं, आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना है। तो आइए नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुश्ताक अहमद अली ख़ान साहब से गुफ्तगू जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह का ब्रेकफास्ट शो जिसका नाम है महकती सुबह। आज हमारी ख़ास शख्सियत जो इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है, मुश्ताक अली अहमद ख़ान साहब। ख़ान साहब, आप जो गालिब की शूटिंग हुई थी अमरोहा में, तो उसका एक किस्सा आपने। जी जी। तो वहाँ पे एक तो हवेलियाँ मुझे मिली जी। और जो प्रॉप्स होती है ना, तो एक दिन तो मैं पूरा गाड़ी लेके गया मुरादाबाद, वहाँ से 30-40 किलोमीटर ही है शायद, मुझे पूरा नहीं याद। तो मैं मुरादाबाद, चूँकि थोड़ा बड़ा शहर है, मैं वहाँ गया। वहाँ मैंने पूरा एक ट्रक भर के प्रॉपर्टीज, जो कहीं दुकान में चिलमन मिल रही है, पीकदान मिल रहा, कोई हुक्का पुराने टाइप का, एंटीक वाली जो भी चीज़ें मैं खरीद सका, कालीने जो आपकी रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्शन में। जी जी, बिल्कुल। वो जितना मुझे बाजार में सामान मिला वो तो मैं खरीद कर लिया। जी जी। तो अब फिर भी कोई चीज़ थी जैसे चारपाई बड़ी वाली पुराने टाइप की, तो फिर वहाँ एक लोकल 2-3 लोग थे जिन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। उनको मैंने बोला तो कहने लगे एक नवाब साहब हैं, उनके घर चलते हैं। मैं कहा चलिए। तो नवाब साहब बोले क्या? मैं कहा सर मुझे पुरानी कोई भी चीज़ आप दिखाइए जो हम गालिब पे सीरियल कर रहे हैं। तो उस ज़माने की चारपाई हो, कोई वो जिसको हम दीवारगीर बोलते हैं ना, एक लैंप जैसा होता है, कैरोसिन लैंप, तो वो था उनके पास पुराना। और भी 2-4 चीज़ें थी। तो मैंने कहा ये आप देंगे हमें 10-15 दिन के लिए? बोला ले लीजिए। अब जाहिर है हम जिससे कोई सामान लेते हैं तो किराए के तौर पे या कुछ पैसा देते हैं जी। तो मैंने कहा इनको डिपॉजिट कुछ दे दूं। तो मैंने ऐसे हाथ किया, मैं सर बुरा ना माने तो मैं थोड़ी गुस्साखी करूं, तो मैंने अपने बटुए की तरफ हाथ ले गया। तो उनका फरमाना मुझे उम्र भर याद रहेगा, कहने लगा गुस्साखी ना ही करे तो अच्छा है। तो जनाब मेरा हाथ धरे का धरे रह गया। ऐसे ग्रेट लोग वहाँ पे थे। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा आप अच्छा काम कर रहे हैं, कीजिए। उन्होंने फिर चारपाई भी दी, जिसके पाए मुझे याद है इतने बड़े बड़े पाए। जी। और वो चारपाई हमने गालिब के लिए रखी फिर, क्योंकि उस चारपाई को लगा, देखिए क्या होता है, सेट आपके पास मिल गया, जी। सेट में चीजें आप उस पीरियड की ले आएंगे तो एक माहौल बन जाता है, एक एरा क्रिएट होता है। जी। और अच्छा हुक्का भी उनसे लाया, कहीं से कोई हुक्का ला रहा है। सही। अच्छा एक और वहाँ पे एक कक्कू भाई करके थे, तो वो थोड़े से ज्यादा उम्र नहीं थी उनकी, लेकिन वो पुरानी चीजें जानते थे। वो मुझे बताते थे सर हुक्का जहाँ पे नवाब लोग रखते थे, हुक्के के नीचे एक थोड़ा सा हो ना, एक पीस उसका बेस कपड़े का बना के, जी जी। उसके ऊपर हुक्का रखते हैं, सीधा फर्श पे या कालीन पे नहीं रखते हैं। मैं कहा अच्छा। कहता मैं बनाता हूँ। साटन का उसने लाल कपड़ा लेना, और वो थोड़ा दर्जी का काम भी जानता। जी जी जी। वही बैठे बैठे सेट पे उसने पीस बना देना, तो ये गोल सा जरी का बड़ा प्यारा सा, उसके ऊपर हुक्का रखना। फिर पीकदान कहने लगे, पीकदान नंगा नहीं रखते हैं, इसके ऊपर ढक्कन रखते हैं। तो वो ढक्कन भी वो गत्ते का लेके जैसे कैसे बनाते थे। तो इस चीज़ों में वो बड़ा मैंने सीखा भी बहुत कुछ। जी। तो मतलब बड़ी बात ये थी कि वहाँ पे कल्चर ऐसा था कि हमें एक तो सेट मिल गए,
हवेलियाँ मिल गई, और ये छोटी छोटी चीज़ें भी मिल गई लोगों के घरों से। या वो कक्कू भाई जैसे और लोग थे, कहते नहीं ये ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। तो मैं कहा करो, लाओ चीज़ें। ये ड्रेस हमने वो जो होते हैं गरारे, हाँ हाँ, कॉस्ट्यूम्स, जी कॉस्ट्यूम्स तो कुछ हम ले गए थे दिल्ली से बना के, लेकिन वहाँ कम पड़े। तो हम मिले वहाँ पे लोगों से, वहाँ तो आम चीज़ थी। मतलब अमरोहा जैसा एक कल्चरली इतना रिच शहर, छोटा सा शहर है, लेकिन ये चीज़ें वहाँ आम दर्जी सिलते थे। तो फिर मैंने कक्कू भाई को बोला, मैं कहा यार ये नाप ले इस लड़की का या जिसका भी कोई है, कि इनके नाप की ये ड्रेस बना के लाओ। तो कुछ ड्रेस हम बेसिक दिल्ली से बना के ले गए थे, लेकिन वहाँ एडिशनल कलर्स में जैसा वो था वो बना के हम लेते रहे। तो ज़ाहिर है मुश्ताक साहब, आपका जो ये गालिब सीरियल है आपके दिल के करीब है जी जी, और नेशनल टेलीविज़न के लिए आपने प्रोड्यूस किया है। ये तो भी दूरदर्शन, रेडियो, थिएटर के बारे में जितनी भी मुख्तसर हमने बात कर सके वो की जी। लेकिन मुश्ताक भाई, जो आपको सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है हमारे जम्मू कश्मीर में, आपने यहाँ सिनेमा रिवाइव करने की कोशिश की और कामयाब कोशिश की आपने, माशाल्लाह। शुक्रिया। तो चंद साल से मैं भी उसका एक विटनेस हूँ, बल्कि कभी कभी उसका एक पार्ट भी रहा हूँ। आपने फिल्म फेस्टिवल्स मुनक्कद करना शुरू किया श्रीनगर में। जी जी। बहुत ज़ाहिर है बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ज़ाहिर सबको पता है कि हालात कैसे रहे पिछले 30 साल से। तो आपके लिए एक बहुत टफ टास्क था, और आपने ये कैसे सोचा जिसको एक रिवाइवल ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ में एक बहुत अच्छा मकाम दिया जाता है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरा उठना बैठना है। तो रिवाइवल ऑफ सिनेमा या जो आप ये फिल्म फेस्टिवल्स करते हैं, उसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन अच्छे अल्फाज के लिए। एक बात कहूँ कि मैं सब जो क्रिएटिव लोग हैं या आर्टिस्ट क्रिएटिविटी रखते हैं, उनके दिमाग में एक अपने आप कुछ ना कुछ आ जाता है जी। जैसे एक शायर को कोई शेर आता है, कोई आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे जहन में ये आइडियाज आते रहते हैं जी। एक दिन यकीन माने बैठे बिठाए मुझे आता है, काफ़ी देर से था कि कश्मीर में फिल्म फेस्टिवल किया जाए, लेकिन फेस्टिवल कैसा होता है, कैसे करते हैं, इसकी पूरी इल्मियत ही नहीं। तो ये होता है 2017 की बात है। सोचा तो 2-4 साल से चल रही थी, लेकिन इसमें कैसे करना है, कहाँ से फिल्में लाएंगे, क्या करेंगे, इसकी कोई इल्मियत नहीं थी। और यकीन मानिए, मैं नाज़रीन को भी बताना चाहूँगा कि उस अपने फिल्म फेस्टिवल करने से पहले मैंने कोई फिल्म फेस्टिवल देखा भी नहीं था। मुझे कोई तजुर्बा इसका नहीं था, देखने का भी, करने की तो बात ही नहीं। ये तो 1 जून 2017 को मैंने बैठे बैठाए फैसला किया, नहीं करना है जी, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, तो करेंगे। यकीन मानिए मेरे पास कोई स्पॉन्सर नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, कोई टीम नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने 1 जून को अखबार में ऐड दे दिया कि हम फेस्टिवल करने जा रहे हैं, तो हमें फिल्में दीजिए जिन जिन फिल्म मेकर्स के पास हैं। उसके बाद मैंने 1 जून के बाद मैंने वेबसाइट बनवाई उन्हीं 2-4 दिन में। अब फिल्में हैं नहीं, मैं निकला दिल्ली, और 1 महीने में मैंने दिल्ली के कम से कम 2 चक्कर मारे हैं, बॉम्बे के 2 चक्कर मारे हैं, और पूना के भी जी। मैं पूना में जाके फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के डायरेक्टर से मिला, भूपेंद्र कैंथोला। अब वो ट्रांसफ़र हो चुके हैं, बहुत अच्छे इंसान। वो बहुत खुश हुए कि कश्मीर में कर रहे हैं। मैं जी सर। नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया के डायरेक्टर प्रकाश मखदूम साहब, वो भी ट्रांसफ़र हो गए हैं, बहुत अच्छे इंसान। इनको क्या था कि इनको कश्मीर से प्यार था, और कश्मीर में ये लोग जानते थे कि सिनेमा हॉल पिछले 30 साल से बंद पड़े, 27-28 साल से बंद पड़े हैं जी। तो वो भी एक्साइट हुए कि हाँ, कश्मीर के लिए क्या चाहिए आपको जी। पैसा तो वो नहीं दे सके, लेकिन उन्हें बोला हम फिल्में देंगे। FTI ने बोला हम फैकल्टी देंगे आपको जी, 2-3 हम अपने जो हैं टीचिंग स्टाफ देंगे, वो वहाँ पे बच्चों को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। कश्मीर यूनिवर्सिटी गया, वहाँ फारूक मसूदी साहब तब हेड कर रहे थे मास कॉम के डिपार्टमेंट को, उनको मैंने कहा, बोला हम आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं। कैनन है एक हमारे कैमरा की कंपनी, उन्होंने कोऑपरेट किया, उन्होंने भी साथ दिया, उनके वहाँ से भी फैकल्टी आ गई जो कैमरा टेक्निक्स बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ से कुछ वहाँ से लेके, अच्छा दिल्ली में एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है आईवाट करके, वो भी विमेन रिलेटेड फिल्मों का फेस्टिवल्स करते हैं, उनसे मैंने बात की, उन्होंने भी फिल्में दी। ये हुआ डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन से फिल्में लेने की बात। इतने में चूँकि मैंने अखबार में निकाला था, वेबसाइट पे डाला, मैंने जो सोशल मीडिया पे मेरे प्लेटफॉर्म्स थे उन पे डाला, और मुझे यकीन माने पूरी इंडिया से फिल्में आना शुरू हो गई। लेकिन ये सब कुछ होता है 1 महीने में जी। अच्छा मुझे ये भी नहीं मालूम था, मुझे
एक हफ्ता पहले कोई कहता है जी आपको जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उससे परमिशन लेना पड़ेगा उन फिल्मों के लिए जो फिल्में सेंसरशिप से क्लियर नहीं हुई हैं। मैंने वो भी किया। अच्छा। फिल्में उठा के उनकी सिनॉप्सिस बना के वो जाके खुद दिल्ली गया। मैं कहा सर टाइम कम है, तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया। वहाँ मिस्टर परमार थे ऑफिसर इंचार्ज, वो J&K कैडर के ही थे, तो उन्होंने कहा मैं J&K से ही हूँ। मैं कहा सर मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जिसको अपने अप्रूवल देना उसको दीजिए, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत कम है, 1 जुलाई को मैं करने वाला हूँ। बोले यार इसमें तो 1 महीना लगता है। मैं कहा आपसे गुजारिश है एज ए स्पेशल केस। यकीन मानिए 4 दिन में उन्होंने क्लियरेंस दे दी और सारी फिल्में क्लियर कर दी जो हमने दी थी। और एक चीज़ बड़ी ख़ास मैं बताऊंगा, कश्मीर जैसी जगह में फिल्म फेस्टिवल करना जहां सिनेमा हॉल नहीं है, और कश्मीर बड़ी नाजुक जगह है, जहाँ का माहौल भी ठीक नहीं माहौल था कल्चरल एक्टिविटीज के हवाले और से। मैं ये कहूँगा कि बड़े नाजुक हालात हैं जी। तो हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहना पड़ा। जी। और आज तक हैं सिलेक्शन ऑफ द फिल्म्स कि कौन सी फिल्म है जो कश्मीर में चलने के लिए मौसू है। जी जी देखिए हम कंट्रोवर्सी करने की तो गुंजाइश ही नहीं है। जी, जी। इसलिए हमने ऐसी फिल्में चुनी और ऐसी फिल्में क्यूरेट की, इकट्ठी की, जिनमें कोई कंट्रोवर्सी पॉलिटिकल हो या रिलीजियस हो या किसी और तरह की कंट्रोवर्सी ना हो। तो वी वेर वेरी केयरफुल इन सिलेक्टिंग द फिल्म्स। और थैंक गॉड हमें गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट हो, पुलिस ने इंटरवीन किया, J&K पुलिस ने। दे वांटेड टू सी कि ये कौन सी फिल्में चला रहे हैं। जी जी जी। होता है, लॉ एंड ऑर्डर की भी उनको देखनी पड़ती है। बिल्कुल, सब अपनी ड्यूटी जी, करते हैं। INB ने इंटरफेयर किया कौन सी फिल्में हैं, कब चल रही है। तो मुझे कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं उनका वो जो सेंसिटिव है, जो उनका जो उनको फिक्र थी जिस बात की, उसकी वो फिक्र मुझे भी थी कि हमें अच्छा फिल्म फेस्टिवल करना है, हमें कोई कंट्रोवर्सी जनरेट नहीं करनी है। तो बस आप जैसे दोस्तों का साथ रहा, बहुत ज़्यादा साथ रहा मुझे, आप जैसे बड़ी शख्सियत का कश्मीर में, प्लस मुझे यूथ का, कश्मीरी यूथ ने बहुत सपोर्ट किया, जो डिफरेंट कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से या जनरल अवाम के जो नौजवान हमारे साथ जुड़े, उन्होंने बहुत साथ दिया। और जो था वालहाना, जो जिसको इंग्लिश में कहते हैं ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिला मुझे, जी। उसने मुझे मजबूर किया 4 महीने में दूसरा करने को। तो कितने सीजन किया आपने अभी तक? 4 4 एडिशन कर चुके हैं। तो अगले सीजन की तैयारी हो रही है? बिल्कुल चल रही है जनाब। जी जी। अभी बस 2 या 3 महीने में आप इंशाल्लाह देखेंगे हम 5वां एडिशन लेके आ रहे हैं। मुश्ताक भाई, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपके लिए नेक दुआएं हैं। अल्लाह करे ये जो सीजन आने वाला है आपका, ये बहुत बड़ा सक्सेस हो। मुश्ताक भाई, मैं यहाँ तो आप थोड़ी सी एक बात जोड़ना चाहूँगा कि न्यूज़ 18 नेटवर्क ने वो मेरी फिल्मों में, थिएटर में, जो भी मैं एक्टिविटी करता रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। लेकिन फिल्म फेस्टिवल, ये इस चैनल वाले लोग भी समझते थे कि ये एक्टिविटी बाकी एक्टिविटीज से मुख्तलिफ है और बड़ी ख़ास है। जी। न्यूज़ 18 नेटवर्क का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मेरी इस फिल्म फेस्टिवल को, कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल KWFF को लेके बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। और राजेश रैना जी का मैं नाम लेना चाहूँगा, मैं उन्हें फ़ोन करता था, कहते थे आप फिक्र मत कीजिए, हम इसका कर्टन रेजर भी करेंगे और डेली इसकी रिपोर्ट भी चलाएंगे। तो मैं तहे दिल से सलाम करता हूँ और शुक्रगुजार हूँ इस चैनल का, न्यूज़ 18 नेटवर्क का, जिन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया है। जी जी, ये तो हमारा काम है। मुश्ताक भाई, ये तो हुई आपके काम काज के बारे में जो बात हमने की। जी। आप एक कल्चरल एक्टिविस्ट हैं, आप प्रमोट करते हैं यहाँ के आर्ट को, कल्चर को, और आप न सिर्फ फिल्म फेस्टिवल या ड्रामा थिएटर करते हैं, बल्कि आप हर एक एक्टिविटी, हर एक आर्ट फॉर्म प्रमोट करना चाहते हैं और प्रमोट करते आए हैं। एक सीनियर आर्टिस्ट के तौर पे, एक सीनियर कल्चरल एक्टिविस्ट के तौर पे, आप क्या समझते हैं यहाँ के कल्चरल सिनेरियो के बारे में? किन सेक्टर्स में काम करने की अभी भी बहुत गुंजाइश है? ज़रा नवाजी है, आप बड़े अच्छे अल्फाज मेरे लिए, बहुत अच्छे एडजेक्टिव्स जोड़ रहे हैं। सर, यू डिजर्व मोर देन दिस। जिनके मैं लायक नहीं हूँ। कश्मीर को मैं पॉलिटिकल नज़र से नहीं देख रहा हूँ। जब आप आर्ट एंड कल्चर की बात करते हैं, कश्मीर में काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। जी। यहाँ का म्यूज़िक ले लीजिए, आप जैसे दिग्गज स्टालवर्ड्स जो है म्यूज़िक के कश्मीर के, वो बहुत काम अच्छा कर रहे हैं, आप उनमें नुमाया तौर पे हैं, काम कर रहे हैं। या हमारे फोक म्यूज़िक में हैं, गुलजार गनाई साहब हैं, अब्दुल रशीद हाफिज साहब, बहुत सारे लोग और भी लोग हैं। जी जी। इसी तरह से बांड पत्थर जो हमारा फोक थिएटर है, उसमें बड़े बड़े उस्ताद हमारे पास हैं।
हमारे कव्वाली है, हमारी दास्तान है, हमारा पास रोफ है जी। उसके बाद कंटेम्प्रेरी थिएटर है, लाइट म्यूज़िक है। तो इन सब में लोग काम कर रहे हैं और मैं एक चीज़ बहुत प्राउडली बोलता हूँ, बहुत फ़ख्र है मुझे कि कश्मीर का आर्टिस्ट इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर का आर्टिस्ट, किसी भी सिंफ का आर्टिस्ट क्यों ना हो, वो ड्रामा हो, म्यूजिक की हो, वो पेंटिंग हो, वो फाइन आर्ट्स की कोई भी और सिंफ हो, कश्मीर का आर्टिस्ट किसी भी इंटरनेशनल, बोल रहा हूँ मैं, नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल से कम नहीं है। लेकिन कमी है तो उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उसका एक्सपोजर नहीं है, उसको अच्छे प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते हैं जी। यही वजह है आप जैसे एक्टिविस्ट, या मैं तो एक्टिविस्ट भी नहीं मानता, मैं एक छोटा मोटा एक रुकन हूँ, एक आर्टिस्ट हूँ, लेकिन ज़रूरत आन पड़ी है आप जैसे, मुझ जैसे या और भी जो हमारे साथी हैं उन पे जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा आयद होती है। देखिए गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है, अच्छे से कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट के पास क्या है, एक सिस्टम से चलना पड़ता है उनको। एक फाइल, एक प्रपोजल होगी तो गवर्नमेंट में हो सकता है उस बात पे 1 साल लग जाए, क्योंकि फाइल को हर एक टेबल से गुजरना है। लेकिन आपने और मैंने अगर कुछ करना है, आज आपने सोचा सुबह आप कर देंगे। हमें किसी फाइल का, किसी ऑफिशियल तवालत की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़े बहुत फंड्स की ज़रूरत रहती है, वो चाहे हम किसी स्पॉन्सर से ले लें, गवर्नमेंट से ले लें, या छोटा मोटा हो तो अपने जेब से करें, लेकिन हम जैसे लोगों को जो इसमें डेडिकेशन से काम कर रहे हैं और आगे आने की और बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मैं फिर कहूँगा कश्मीर में राइटर्स से लेके, लिटरेचर फील्ड से लेके, राइटर्स हों, पोइट हों भी उसमें शामिल हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, चाहे वो म्यूज़िक के हों, थिएटर के हों, कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमें मौके नहीं मिलते, अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास कम हैं। और हमारे पास जैसे बॉम्बे, दिल्ली या जयपुर में स्पॉन्सर्स है, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है, वो कल्चर है नहीं अभी जी। उतना मैं छोटी सी मिसाल दूंगा, मैं जयपुर मेरा जाना हुआ 1-2 बार, वहाँ एक थिएटर फेस्टिवल, वो भी अब थोड़ा 2-3 साल से नहीं हुआ, जय रंगम करके एक फेस्टिवल होता है। जनाब बॉम्बे की क्रीम फिल्म स्टार्स मैंने वहाँ पे स्टेज पे काम करते देखा, और इस ज़बरदस्त लेवल का होता है, और वो सब स्पॉन्सर करवाते हैं, उसके पीछे गवर्नमेंट नहीं है, चंद स्पॉन्सर हैं राजस्थान के, वो उनको सपोर्ट करते हैं, और वो फेस्टिवल बड़ा ज़बरदस्त कामयाब होता है। इसी तरह से दिल्ली में NSD जो करता है, वो आमतौर विंटर्स में होता है, इंटरनेशनल लेवल का, वो भी 2-3 साल से नहीं हुआ कोविड की वजह से। NSD करवाती है फेस्टिवल, बहुत ज़बरदस्त होता है। या बॉम्बे में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं थिएटर को लेकर के, फिल्म को लेकर के। कश्मीर में ये चीज़ें कम हैं, जबकि मैं मानता हूँ जो कश्मीर की फ़िज़ा है, आप देख रहे हैं मेरे आसपास कश्मीर जैसी जगह में, ये तो कश्मीर बना ही इन चीज़ों के लिए है। यहाँ फिल्म का माहौल है, थिएटर का माहौल है। एक आर्टिस्ट, मुझे लता मंगेशकर जी की एक बात याद आती है, वो जब कश्मीर आई तो पहलगाम गई थी, तो किसी ने पूछा कि यहाँ आपके सुर का क्या हाल है पहलगाम में। कहा, इतना अच्छा सुर मेरे गले से दुनिया भर में कहीं नहीं निकला जो पहलगाम की हवा और फिज़ा में निकला है। उन्होंने कहा यहाँ की फ़िज़ा ऐसी मुवाफिक है मेरे गले के लिए, मेरे सुर के लिए, कि यहाँ मैं ज़्यादा सुरीली हो गई हूँ। तो ये लता मंगेशकर जी इतनी बड़ी आर्टिस्ट गुजरी हैं, उनका कहना है। और भी राइटर्स आते हैं, मैंने बहुत फिल्म आर्टिस्ट देखे हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, जो चोरी छुपे आके कश्मीर में रहते हैं। वो कहते हैं हमारा मूड अच्छा हो जाता है, हमारी क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। राइटर कहता है मैं कश्मीर में किसी, चाहे 5 स्टार का होटल लूँ या 3 स्टार का लूँ, आके 4-4 महीने में किसी को बताते नहीं हैं, चुपचाप आके यहाँ पे राइटिंग करते हैं। या कुछ और आर्टिस्ट हैं जो अपने प्रोडक्शन या कुछ क्रिएटिव कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हाउस बोट्स में आके रहते हैं। मेरे यार दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री के, क्योंकि उनको यहाँ की फ़ज़ा जो है वो मुवाफिक लगती है इन सब आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी के लिए, क्योंकि यहाँ पे लाइफ इतनी ज़्यादा कमर्शियल नहीं है, लाइफ इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है जितनी मेट्रोज़ में होती है। तो उनको लगता है ये जो माहौल है कश्मीर का, ये आर्टिस्टिक तख्लीक के लिए या किसी भी मतलब फ़नकाराना तख्लीकारी के लिए सबसे बेस्ट फ़िज़ा है, सबसे अच्छी जगह है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं, तो क्यों ना हो यह माहौल अच्छा। जी तो मुश्ताक भाई, यहाँ एक और ब्रेक लेना हमें, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर से आपका खुशामदीद महकती सुबह प्रोग्राम में। हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं जनाब मुश्ताक अली अहमद खान साहब। खान साहब, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करते हैं आज सुबह। आज हमारी सुबह आपने महकाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये सचमुच कहूँ
कि आपकी सुबह महकी या नहीं महकी, मेरी तो महक गई जनाब। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि इस चैनल से मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ जी। तो हम ये जो फिल्म मेकिंग का सिलसिला, इस पे बात जारी रखेंगे। अभी कुछ अरसा पहले लास्ट ईयर हमारी गवर्नमेंट ने एक फ़िल्म पॉलिसी इंट्रोड्यूस की मुश्ताक भाई जी। उसको मद्देनज़र रखते हुए, या जो बाहर के यूनिट्स यहाँ आते हैं शूट करने के लिए, यहाँ की खूबसूरती को दर्शाने के लिए, अपनी फिल्में बनाने के लिए, हम एक पैरेलल सिनेमा, जिसको रीजनल सिनेमा जिसको हम कहते हैं, उसको रिवाइव करने के लिए या आगे लाने के लिए आप क्या समझते हैं? उस फिल्म पॉलिसी में क्या गुंजाइश है और हमें क्या काम करना चाहिए, और यहाँ के टैलेंट के लिए वो मुवाफिक है? अगर नहीं है तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है उसमें। जी, सबसे पहले तो मैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, J&K की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कम से कम फिल्म पॉलिसी का नाम तो लिया जी। 70 साल से यहाँ फिल्में बन रही हैं, शूटिंग्स हो रही हैं, चाहे वो हिंदी सिनेमा की हों या साउथ इंडियन फिल्में हों या और भी किसी भी रीजनल फिल्म की यहाँ शूटिंग होती है। उसके अलावा इंटरनेशनल फिल्में कश्मीर में शूट होती रही हैं, लेकिन ये फिल्म पॉलिसी या फिल्म के मुतल्लिक़ किसी गवर्नमेंट ने सोचा नहीं। ठीक है, यहाँ के बड़े बड़े CM या बड़े बड़े ऑफिसर्स फिल्म स्टार्स को अपने घर में या होटलों में दावतें ज़रूर देते थे, मैंने भी उन दावतों का हिस्सा रहा हूँ मैं भी, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे इस बात को लेकर के कुछ नहीं किया। मनोज सिन्हा साहब ने या उनकी जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने फैसला लिया कि एक फ़िल्म पॉलिसी बनाई जाए जी। और J&K फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का इनकाद किया जाए J&K में, जिससे गरज है कि लोकल टैलेंट को मौका मिले, लोकल फिल्म मेकर को एक अच्छा मौका मिले। उसके साथ साथ जो यहाँ फिल्म की शूटिंग करने आते हैं, चाहे वो हिंदी फिल्में बनाते हैं, रीजनल फिल्में बनाते हैं इंडिया की, या इंटरनेशनल फिल्में बनती हैं कश्मीर में, उनको एक सपोर्ट मिले और एक उनके लिए एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बन जाए जी। वो अभी बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं J&K के बाहर के, उनको अभी उस स्कीम के बारे में पूरी इल्मियत नहीं है जी। लेकिन वो पढ़ रहे हैं, शौक़ रखते हैं। और उसके साथ साथ अब मैं बात करूँगा अपनी इंडस्ट्री, हमारी कश्मीर की जो रीजनल सिनेमा जो हमारा जी। अभी रीजनल सिनेमा तो हमारा कहीं हम बोलते हैं लेकिन अभी डेवलप नहीं हुआ है, इसमें हमें कोई शर्म नहीं कहने में। लेकिन गवर्नमेंट ने एक कदम उठाया है, हमें चाहिए कि गवर्नमेंट के साथ जुड़ें जी। अगर उस स्कीम में कुछ कमी है हमारे लिए J&K के फिल्म, हम उनसे बात करें। एक दो हमारी डेलीगेशंस मिले भी हैं गवर्नर साहब से, तो मैं चाहूँगा वो सिलसिला जारी रहे। अगर उसमें कहीं कमी बेशी है J&K फिल्म इंडस्ट्री को लेकर के या J&K के जो फिल्म मेकर्स हैं उनकी फैसिलिटी के लिए, तो हमें जाना चाहिए, उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मैंने कुछ 1 महीना पहले एक मीटिंग भी बुलाई थी जो फिल्म मेकर्स हैं कश्मीर के, उन सब को लेकर के कि कहीं कोई कमी है तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हैं जी, क्योंकि ये बड़ी पॉजिटिव गवर्नमेंट है इस वक्त। अगर इस वक्त कोई काम नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कभी होगा। तो इस वक्त हमें इस गवर्नमेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, मिलना चाहिए, और अगर हमारी कोई कमी पेशी है इस पॉलिसी में तो वो उसके पर बात करें, उनके सामने रखनी चाहिए। क्यों नहीं, गवर्नमेंट हमारे लिए है, हम गवर्नमेंट के लिए हैं। तो मैं चाहूँगा एक पॉजिटिव अप्रोच लेके हम उनके पास जाएं और उनसे बात करें कि सर यहाँ आपने दिया है, ये और भी दीजिए, या कहीं सहूलियत अगर आप रेस्ट ऑफ कंट्री में दे रहे हैं फिल्म मेकर्स को, J&K वालों के लिए वो फैसिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बिल्कुल सही। अगर वहाँ सब्सिडी है तो J&K वाले को सब्सिडी ज़्यादा मिलनी चाहिए, मैं तो ये कहूँगा जी जी। क्योंकि J&K में अभी चाहे वो डोगरी फिल्म हो या कश्मीरी फिल्म हो, वो इंडस्ट्री अभी बनी नहीं है। इसको करना है, इसको बनाना है जी जी। तो वो मैं मानता हूँ कि कश्मीर फिल्म इंडस्ट्री या जम्मू डोगरा है, J&K के कोई भी रीजनल, हमारी भद्रवा को लेकर के, पुंछ राजौरी को लेकर के, पहाड़ी गोजरी में भी फिल्में बन सकती हैं। स्कोप हमारे पास बहुत है, लेकिन करने वालों की कमी है। और लोग आगे आएँ, गवर्नमेंट से भी मिलें, गवर्नमेंट से जितनी फैसिलिटी हम ले सकते हैं वो भी लें, खुद जो हम कर सकते हैं वो भी करें, और इसमें आगे आएँ। कोई उसमें वो नहीं है कि ये ऐसा नहीं हो सकता जी। मुश्ताक साहब, यहाँ के फ़न और यहाँ के फ़नकारों को लेके जी आपके क्या ख्वाब है? मैं अगर आपसे पूछूं तो। मैं, एक अपना दोस्त ने आज से पहले कोई 20 साल पहले उसने कहा था, वो वक्त था हम सबके पास गाड़ियाँ नहीं थी, किसी के पास स्कूटर था, कोई ऑटो में आता था। तो एक दोस्त ने हमारे ने गाड़ी ली थी, मारुति 800 जी, ये 20-25 साल की।
तो वो कहता है मुझे, माँ मुश्ताक से मुझे शौक है कि कश्मीर के आर्टिस्ट सबके पास गाड़ियाँ हों। बोला मकान तो बड़े बड़े हम कश्मीरी बनाते हैं, लेकिन चलते हैं मेडोरों में, धक्के खाते हैं, ये खाते हैं, मुझे शौक है। ये उसका बड़ापन था मेरे दोस्त का, कहना मैं चाहता हूँ सारे आर्टिस्टों के पास गाड़ियाँ हों। खैर ये 20-25 साल पुरानी बात थी, आज वो वक्त आ चुका है, सबके पास गाड़ियाँ हैं। लेकिन गाड़ियाँ आने के बावजूद भी हमारी माली हालत इतनी अच्छी नहीं है। मैं चाहता हूँ जैसे हिंदी फिल्म एक्टर का एक स्टेटस होता है, वो स्टेटस मिले, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बिल्कुल खुद कफील हो जाए वो, ताकि उसको डिपेंड ज़्यादा ना रहना पड़े, उसका काम चलता रहे, उसका फैमिली अच्छे से, एक मैं नहीं कहता हूँ कि बड़ी लग्जरियस लाइफ गुजारे, लेकिन एक कंफर्टेबल लाइफ, जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं हर एक आर्टिस्ट की अच्छे से पूरी हों। हमारे पास गवर्नमेंट में स्कीमें मौजूद हैं, उनको भी इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जहाँ एक स्कीम का मैं जिक्र करना चाहूँगा, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है आर्टिस्टों के लिए। वो उस आर्टिस्ट के लिए है जिसकी एक उम्र हो चुकी है, वो काम नहीं कर सकता। वो आर्टिस्ट किसी भी सिंध का क्यों ना हो, चाहे फोक आर्टिस्ट हो या कंटेम्प्रेरी हो, लेकिन एक स्टेज आता है जब वो काम नहीं कर सकता जी। एक सिंगर है, वो अब गाना नहीं गा सकता, उसकी कमाई रुक जाती है जी। गवर्नमेंट मुलाजिम है नहीं कि उसको पेंशन मिलेगी, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए कुछ स्कीमें रखी हैं, लेकिन उस स्कीम को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उनका इस्तीफादा लेना चाहिए हमारे फनकारों को, वो लेना चाहिए। वो कोई भी आर्टिस्ट हो, जब जिसकी कोई नौकरी नहीं है, कोई रेगुलर इनकम नहीं है, एक वक्त के बाद वो काम नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। तो उसका क्या सोचा है गवर्नमेंट ने, उसके लिए पॉलिसी रखी हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा सबको पहुंचना चाहिए। और ये भी बताता चलूं कि उसकी जो रखी हुई है उन्होंने रकम बहुत थोड़ी है। मैं दोबारा कहता हूँ, एक इज्जतदार ज़िंदगी, मैं एक लग्जरियस ज़िंदगी की तलब नहीं करता हूँ आर्टिस्ट के लिए, लेकिन उसकी बेसिक नीड्स तो पूरी हों, उसके बच्चों की पढ़ाई, उसके घर का खर्चा, उसकी अपनी ज़िंदगी बुनियादी इज्जतदार तरीके से उसकी चलनी चाहिए। ये मेरा बुनियादी एक डिमांड है, एक ख्वाहिश है कश्मीरी आर्टिस्ट को लेकर के। ये बुनियादी हुई। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आर्टिस्ट, वो कोई भी आर्टिस्ट हो जी, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हो, विजुअल आर्ट का राइटर हो, कोई भी जी, या हाँ राइटर हो, ये सब एक अच्छी, देखिए सोसाइटी की क्रीम होती है, ये इंटेलेक्चुअल्स होते हैं सोसाइटी के, तो इनकी हालत अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ही हालत ना हो कि ये मजबूर हो जाएं, तो फिर ये इंटेलेक्चुअल क्या और इनकी इंटेलेक्चुअल का वो रुतबा क्या, अगर ये उस लेवल पे नहीं है कि इनकी ज़िंदगी, बुनियादी ज़िंदगी, बुनियादी जो ज़िंदगी की ज़रूरियात होती हैं वो इनकी कम से कम पूरी हो जाएं, फिर हम आगे उसकी जो तख्लीकात हैं उनमें भी आगे बढ़ेंगे। मुश्ताक भाई, आजकल ज़माना है डिजिटाइजेशन का जी, है ना। जो आर्ट कल्चर हमारा है, जो हमारे बहुत बड़े आर्टिस्ट गुजरे हैं या जो प्रेजेंट अभी काम कर रहे हैं, उनका काम अभी डॉक्यूमेंट प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो आपको भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ सरकारी सतह पे होना चाहिए या गैर सरकारी सतह पे होना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारा काम प्रिजर्व होना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है उनको पता चले मुश्ताक अली अहमद खान साहब ने क्या काम किया है, रहमा राही साहब ने क्या काम किया है। सही। विजय कुमार जी कौन, वो मल्ला साहब कौन थे, उन्हें कौन से गाने गाए हैं, उनका बायोपिक, उनका बायोडाटा, उनका सब कुछ डाटा होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, कहाँ से शुरुआत होनी चाहिए? बहुत ज़रूरी सवाल किया आपने। मैं अब इशारा करूँगा, हमारे दूरदर्शन में आज से 15 साल पुरानी प्रोडक्शन मौजूद ही नहीं है जी। आपने भी वहाँ पे गाए होंगे गाने, मान लीजिए 15-20 साल, आपको भी माशाल्लाह अच्छा खासा वक्त हो गया, तो वो 15-20 साल पुरानी वहाँ पे कोई भी रिकॉर्डिंग दूरदर्शन में मौजूद नहीं है आज के दिन। वो जो बात कुछ भी हो, रेडियो में थोड़ा सा हालत बेहतर है, थोड़ी ज़्यादा नहीं, लेकिन दूरदर्शन से बेहतर है। वहाँ हमारे 30 से 40 साल के पुराने हमें रिकॉर्ड मिल जाते हैं। या मैंने देखे हैं सोशल मीडिया पे कुछ प्राइवेट लोग हैं जिन्होंने दूरदर्शन से जी उन्होंने लिखा है रिकॉर्डिंग्स फ्रॉम दूरदर्शन, लेकिन वो क्लेम करते हैं कि हमारा कॉपीराइट नहीं है, और उस चैनल का नाम ही उन्होंने दिखा है रिकॉर्डिंग फ्रॉम दूरदर्शन। वो हमारे कुछ दोस्त हैं दिल्ली बॉम्बे में, उन्होंने दूरदर्शन से रिकॉर्डिंग करके अपने पास उसको डिजिटलाइज करके रखा है, अब वो सोशल मीडिया पे चलाते हैं जी। और वो 20-30 साल पुराने ड्रामे भी हैं उनके पास, म्यूज़िक के प्रोग्राम भी हैं, तो वो इंडिविजुअल लेवल पे किया है उन्होंने, और उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जाहिर है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जो गया, जो किसी के घर में मौजूद है, किसी के पास प्राइवेट लाइब्रेरी में है, तो उसको ला के डिजिटलाइज किया जाए, ताकि उसकी आने वाली नस्लों तक
50 साल 100 साल आगे हाँ, तक वो चीज़ चले। या जैसे मैंने जब एक्टिंग की दूरदर्शन में, वो चीज़ें मौजूद ही नहीं है। मैं कहता हूँ जी मैंने फलां सीरियल में एक्टिंग की, कहाँ है ही नहीं कहीं देखने को। इवन के फोटोग्राफ तब हमारे इतना वो नहीं थे हम अपडेटेड कि हम उसके फोटोग्राफ्स खींचे। फोटोग्राफ तक स्टिल फोटोग्राफ नहीं है हमारे पास, वीडियो की तो बात ही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ जब जागो तब सवेरा जी। आज हमारे पास जो अगर आपके घर में मौजूद है, चाहे वो कॉपीराइट दूरदर्शन का है, रेडियो का है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम प्रिजर्व तो करें। बिल्कुल सही। मेरे पास अगर कोई सीरियल है किसी भी शक्ल में है, या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है, उसको मैं जिस हालत में उस वहां तक तो बचा लूँ। बिल्कुल सही। फिर चाहे कॉपीराइट हो, जिसका है, हम कॉपीराइट का क्लेम नहीं करते, जिसका उसी का रहेगा, लेकिन वो चीज मौजूद तो रहे, हम आपस में तो दिखा सकें। मतलब हमें घर से भी शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। या मान लीजिए हम वो दूरदर्शन को ही कल देंगे जी आप ही का कॉपीराइट है, हमने बचा के रखा है, वो एक अलग से लाइब्रेरी क्रिएट करें। जैसे मैं नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, उसमें उनके पास जो भी इंडिया में फिल्में बनी हैं सब उनके पास मौजूद हैं और बड़ी अच्छी हालत में हैं। और कमाल की बात यह है कि लोग, प्राइवेट लोग, किसी के घर में कोई फिल्म पड़ी है, किसी ने अपनी शौकिया कोई 16 mm पे बनाई है, ब्लैक एंड वाइट में बनाई है, वो देखते हैं कि हम इसको संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि फिल्म को संभालना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है, बहुत मुश्किल होता है। वो आकर के लोग, इंडिविजुअल लोग, वो आके डोनेट करते हैं उस नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया को। मैंने देखा। फिर उनको वो क्या करते हैं, उनके पास क्योंकि वो लेबोरेटरीज हैं जिसमें वो प्रिजर्व कर लेते हैं उनको, जी, ताकि उनके पास चीज़ आ गई, वो मान लीजिए 100-200 साल तक तो प्रिजर्व हो गई। जी मुश्ताक भाई, हमारे इस प्रोग्राम के अभी लास्ट 2 मिनट है जी। जाते जाते आपसे इस्तदा करूंगा कि यहाँ के टैलेंट के बारे में सब बात करते हैं, यहाँ बहुत टैलेंट है। हाँ जी। यहाँ हर क्षेत्र में, हर सेक्टर में बहुत टैलेंट है, चाहे वो म्यूज़िक है, ड्रामा है, थिएटर है। यंग जनरेशन का ये ग्रीवियंस है कि हम करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं आर्ट फील्ड से, लेकिन रोज़गार के वसाइल मुहैया नहीं है। जी जी। ये एक आखिरी गुजारिश है आपसे कि आप क्या कहना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन से, या जो बडिंग आर्टिस्ट हमारे हैं किसी भी आर्ट फॉर्म में, चाहे वो पेंटर है, मेकर है, एक्टर है, सिंगर है, आपका मैसेज क्या होगा उनके लिए? मैं थोड़ा सा सच बोलूँगा, और सच थोड़ा सा कड़वा ज़रूर होता है, कि जो भी इस फील्ड में आना चाहता है मोस्ट वेलकम, लेकिन वो कहते हैं ना कि अपने डोंट बर्न योर ब्रिजेस जी। अपनी जो रोज़ी रोटी आपकी है, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसको छोड़िएगा नहीं, ये रिस्क मत लीजिएगा। आप अपना चाहे म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं, म्यूज़िक वीडियोस बनाते हैं, फिल्में बनाते हैं, बनाइए, क्योंकि इसमें अभी हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पा रहे हैं। J&K की बात है, तो मैं आपको आपकी हौसला शिकनी भी नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू, लेकिन जब तक आपको इस काम में, चाहे म्यूज़िक हो, ड्रामा हो, या कोई भी ऐसा काम, जब तक इसमें आपको इनकम मिलती हुई ना दिखे, तब तक अपना काम, अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी, अपना बिजनेस ना छोड़ें, और इसको अभी पार्ट टाइम रखें, नंबर 2 रखें, जब तक ये आपको रोज़ी रोटी देना शुरू ना करे। क्योंकि हम बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथी हैं, हमने बहुत बड़ा रिस्क लिया हुआ है ऑलरेडी, वही सब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हर एक के बस की बात नहीं है इतना बड़ा रिस्क उठाना जी। वो कहते हैं ना कि बहुत दर्द सहते हैं तब जाके गज़ल कहते हैं। बिल्कुल। ये जो क्रिएटिव फील्ड है, चाहे थिएटर है, फिल्म है, ये लोगों के मकान बिकवा देता है जनाब जी। मैं अपने कश्मीर की नहीं, बॉम्बे की भी बात करता हूँ। वहाँ बड़े बड़े प्रोड्यूसर हैं जिनके मकान बिक जाते हैं, छोटे से फ्लैट में रहना शुरू करते हैं, क्यों जी फिल्म बनाई थी, फ्लॉप हो गई। ये बहुत रिस्की खेल है, काम कीजिए। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, हौसला शिकनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपना बैकअप ज़रूर रखिएगा। कुछ बड़े बड़े स्टार्स हैं बॉम्बे में जिन्होंने अपने रेस्टोरेंट खोल रखे हैं जी, जिन्होंने अपने स्टोर्स, बुटीक के स्टोर्स खोल रखे हैं, रियल एस्टेट्स में आए हैं जी, क्योंकि उनको भी भरोसा नहीं है फिल्म का काम कभी है कभी ना चले जी, जी, जी। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। अपना बैकअप जिसमें आपको फाइनेंशियल सपोर्ट रहे, एक रेगुलर इनकम चलती रहे, फिर आप स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी करें शौक से कीजिए, लेकिन अपना बैकअप, फाइनेंशियल बैकअप, एक इनकम का जरूर रखें। मुश्ताक भाई, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आज की सुबह आपने ज़रूर वाकई महकाई हमारी सुबह। आप आए, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइंदा फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और भी हमारे प्रोग्राम में आपको मदऊ करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया इस चैनल का, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे छोटे भाई वहीद जिलानी का।
बहुत प्यारे इंसान है, बहुत प्यारे दोस्त हैं, और इनके साथ बैठ के सुबह सुबह इस डल के किनारे पे गुजारना, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, दीजिए इजाज़त आज का ये शुमारा ख़त्म करने के लिए। कल सुबह आपकी खिदमत में एक ताज़ा शुमारा लेके फिर से हाजिर खिदमत हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।